हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मुद्रा चैप्टर, बोले तो मनी चैप्टर का पार्ट सेकंड। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो पार्ट वन डिस्कस किया था और डिस्कस किया था मुद्रा क्या होती है, साथ ही डिस्कस किया था मुद्रा के प्रकार क्या होते हैं और एक वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, उसकी समस्याएं क्या होती हैं। आज थोड़ा सा आगे बढ़कर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुद्रा कितने प्रकार की होती है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा 1 मार्क्स के लिए, मुद्रा पूर्ति क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें समझना होगा दोबारा से एक बार क्या मुद्रा क्या होती है। आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, थोड़ा बहुत समझ भी आ गया होगा जो मैंने पढ़ाया था आपको, कि मुद्रा कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको हम विनिमय के तौर पर मानने को स्वीकार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप और मैं हैं, एक बंदा पैसे लेगा और एक पैसे बंदा देगा, लेकिन अगर हम दोनों में से एक भी उस चीज़ को लेने से मना करते तो वो मुद्रा नहीं रह जाएगी। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। जो किसका काम करे? मुद्रा का कार्य करे, विच मीन्स जिसका कार्य का मतलब होता है जो विनिमय के लिए, जो लेन देन के लिए काम में आए। ठीक है, तो अगर कोई भी वस्तु विनिमय के लिए काम में आ सकती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मुद्रा बोलेंगे। देखो, मुद्रा केवल नोट नहीं होते, मुद्रा केवल सिक्के नहीं होते। हजारों सालों से, या कह लो पीछे कई 100 सालों से ये मुद्रा चलती आ रही है। भारत में अगर मैं रुपये की बात करूं तो इस टर्म का यूज़ पहले शेर शाह सूरी ने किया था। उसके बाद अलग अलग लोगों ने मेटल के, बोले तो धातु के सिक्के बनाए, जिसमें सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, कांस्य के सिक्के, उसके बाद तांबे के सिक्के, और आज के टाइम में हम स्टील या अदर आइटम के नए सिक्के देख रहे हैं और ये कागजों के नोट बन रहे हैं। तो ये बन कैसे रहे, इनका कैसे यहाँ तक पहुँचे, तो वो तो यहाँ पर स्टोरी बुक में सिलेबस में डिलीटेड है, नहीं तो मैं आपको समझाता। लेकिन बुक में एक चीज़ दी है, मुद्रा के प्रकार, ये आपको पता होना चाहिए। तो मुद्रा के प्रकार में देखो, यहाँ पर कई तरह की मुद्रा है, वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सबसे पहली जो मुद्रा यहाँ पर आ रही है डिस्कस करने के लिए, वो है हमारे पास आदेश मुद्रा। शायद आपने पढ़ा होगा। आदेश मुद्रा क्या होती है समझाता हूँ। देखो, जितनी भी हमारे देश में करेंसी चल रही है ना, चाहे वो 2 रुपये का सिक्का हो, 10 रुपये का सिक्का हो, या फिर 5 रुपये का सिक्का हो, या फिर कोई नोट हो, सारी की सारी करेंसी सरकार के आदेश पे चल रही है। कुछ ऐसी करेंसी भी होती है जिसे हम यूज़ करें, फॉर एग्जांपल जैसे हम चेक यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे को पेमेंट देने के लिए, वो बैंक से पेमेंट कट हो जाती है, बट चेक को सरकार ने इशू नहीं करा है। तो आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश पे चलती है, इसलिए क्योंकि सरकार के आदेश पे चल रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? आदेश। तो भारत में जितने भी नोट और सिक्के हैं वो सारे क्या है? आदेश मुद्रा। पहले भारत में 1000 रुपये का नोट भी चला करता था, लेकिन वो अब क्या हो गया है? बंद हो गया है। तो 1000 रुपये का नोट जो है वो क्या कहलाएगा? आदेश मुद्रा कहलाएगा। क्लियर है? सेकंड चीज आती है न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा क्या होती है? ऐसी मुद्रा जो आपके और मेरे विश्वास पे चलती है। समझिए जरा ध्यान से, आपने सुना होगा चेक। अब एक चेक बना लिया, उस चेक पे मैं लिख दिया कि मैं आपको मान लीजिए 5000 रुपये की पेमेंट कर रहा हूँ ओनली, और ये पेमेंट मैंने ये चेक बना के आपको दे दिया। बट चेक एक्चुअल में कोई मुद्रा थोड़ी ना है। मान लो एग्जाम्पल के लिए तुम मुझे फीस पे कर रहे हो, तुम मुझे कितनी फीस पे कर रहे हो? 1000 रुपीज़। तो तुमने बजाय मुझे कैश देने के, तुमने क्या बना दिया? चेक बना के दे दिया कि सर पापा ने चेक बना के दिया है। अब वो चेक मैं अपने अकाउंट में डालूंगा, मेरे अकाउंट में पैसे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। बट ये चीज़ हम दोनों के ट्रस्ट पे चल रही है। अगर देने वाला और लेने वाला, एक होता है कौन यहाँ पर? प्राप्तकर्ता, जो कि मैं हूँ, यहाँ पर तुमसे फीस ले रहा हूँ। एक होता है अदाकर्ता, जो कि यहाँ पे आप पे कर रहे हैं। अगर हम दोनों उस चीज़ पे, चेक पे विश्वास ना करें तो मुद्रा ही नहीं मानी जाएगी। तो ऐसी मुद्रा जो विश्वास पे चलती है उसे बोलते हैं चेक या डीडी, उसे बोलते हैं न्यास मुद्रा। क्या बोलते हैं? न्यास मुद्रा। ठीक है, इंग्लिश में फिएट मनी बोलते हैं इसको। उसके बाद आता है बेटा धातु मुद्रा। धातु मुद्रा क्या होती है? वह मुद्रा जिसका धातु मूल्य अंकित मूल्य से अधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना इस चीज़ को। अंग्रेज़ों ने अपने टाइम पे एक मुद्रा चलाई थी। क्या बोल रहा हूँ? अंग्रेज़ों ने अपने टाइम पे एक मुद्रा चलाई थी, सोने का सिक्का, 1 रुपये का। अब 1 रुपये का सोने का सिक्का था, तो उन्होंने उस सिक्के पे चांदी भी कितनी लगाई थी? सोने का नहीं, सॉरी चांदी का था, चांदी का। और उस पर चांदी भी कितने रुपए की लगाई थी? 1 रुपये की। तो यहाँ पर तो धातु मूल्य भी 1 रुपये था और सिक्का भी 1 रुपये का था। लेकिन उससे पहले जो लोग चलाते थे वो मान लो गोल्ड का सिक्का बना रहे हैं, सोने का, या फिर सिल्वर का बना रहे हैं। अब मान लीजिए उस पे लिखा तो है एग्जाम्पल के लिए 5 रुपये, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन अगर इस मेटल की बात करूँ जिससे वो बना है, उसकी वैल्यू मार्केट में है 10 रुपये। तो बंदा फिर उसे एज अ मेटल के तौर पर बेचना पसंद करेगा ना, बजाय उसे 5 रुपये के सिक्के के तौर पर।
तो जब सिक्के को एज मेटल के तौर पर यूज़ किया जाता है, ना कि वैसे, तो इस तरह की मुद्रा ज़्यादातर क्या कहलाती है, धातु मुद्रा के नाम से कहलाती है। क्यों? क्योंकि इस पर अंकित कितने रुपए, 5, लेकिन धातु का मूल्य कितने है, 10। तो जिसमें धातु की वैल्यू ज़्यादा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, धातु मुद्रा। तो डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, धातु मुद्रा क्या होती है, वह मुद्रा जिसका धातु मूल्य किससे अधिक होता है, अंकित मूल्य से अधिक होता है। फिर मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया किसका, अंग्रेजों के 1 रुपए के चांदी के सिक्के का। तो बेटा उसे बोलते हैं पूर्णकाय मुद्रा। क्यों? क्योंकि उसका धातु मूल्य और अंकित मूल्य दोनों क्या थे, बराबर थे। तो अंग्रेजों ने जो 1 रुपए का सिक्का चलाया उस पर चांदी भी कितने रुपए की लगाई, 1 रुपए की लगाई, तो वो क्या कहलाएगी, पूर्णकाय मुद्रा कहलाएगी। ठीक है। आज की डेट में जो मार्केट में नोट या सिक्के चल रहे हैं वो साख मुद्रा है। क्यों? वह मुद्रा जिसका अंकित मूल्य धातु मूल्य से अधिक होता है। विच मीन्स, मान लेते हैं अगर हमने एक 10 रुपए का सिक्का बनाया, अब ये 10 रुपए का जो सिक्का उस पर प्रिंट तो 10 रुपए है, लेकिन ये जो बना है सिक्का वो मान लीजिए 6 रुपए का बना है, जो जिस धातु से बना है। तो इस केस में उस धातु का मूल्य केवल 6 रुपए, लेकिन उस पर अंकित कितना है, 10 रुपए, तो अंकित वाला मूल्य ज़्यादा हुआ। अब ऐसे में कोई बंदा इस सिक्के को धातु के रूप में प्रयोग नहीं करेगा, उसे मेल्ट नहीं करेगा, उसे पिघलाकर धातु की तरह प्रयोग नहीं करेगा, तो ऐसी मुद्रा को क्या बोलते हैं, साख मुद्रा। आज के टाइम में ज़्यादातर जो मुद्रा चलती है वो यही चलती है, साख मुद्रा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये मुद्रा के प्रकार हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आएगी, याद रखना, ये क्या, मुद्रा की पूर्ति क्या होती है। समझना जरा ध्यान से, मुद्रा की पूर्ति अगर मैं समझाऊं, मान लेते हैं अभी तुम्हारे पास यू 100 रुपये हैं, मेरे पास 200 रुपये हैं, और एक सी, एक ए हो गया, चलो एक बी हो गया, और एक सी के बंदे के पास 400 रुपये हैं। तो अगर हम सबके पैसे जोड़ दें तो कितने बनते हैं, 700 रुपये। मतलब इस क्लास में 3 लोग हैं और तीनों की पूर्ति मिलाकर कितनी है, 700 रुपये। तो इसे बोलते हैं मुद्रा की पूर्ति। तो एक समय में देश के अंदर लोगों के पास कितना पैसा है कैश में, कितना पैसा है बैंक में, उन सबको पैसे को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या निकल आएगी, देश की मुद्रा की पूर्ति निकल आएगी। अभी तो मैंने इस क्लास में लोगों के पास कितना पैसा वो जोड़ा है, लेकिन अगर देश में के लोगों के पास कितना पैसा सारा जोड़ दो तो क्या निकल आएगी, मुद्रा की पूर्ति निकल आएगी। समझ आया। तो ऐसे ही मुद्रा की पूर्ति की डेफिनेशन देखो क्या बोला है। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि इस मुद्रा को, मुद्रा की पूर्ति जो है उसे एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। अगर पहला चैप्टर याद हो तो निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। तो निश्चित बिंदु पर मापने की वजह से ये क्या कहलाएगा, एक स्टॉक अवधारणा कहलाएगी, याद रखना। तो डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है, एक स्टॉक अवधारणा, इससे मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। इससे प्राय एक निश्चित समय पर देश के लोग पास कुल मुद्रा के स्टॉक से है। तो लोगों के पास कितना पैसा है उसे क्या बोल देंगे हम, मुद्रा की पूर्ति। वेल, मुद्रा की पूर्ति का एक फॉर्मूला होता था, यही लिख देता हूँ और थोड़ा सा पतला कर देता हूँ उसको ताकि राइटिंग भी साफ आए। अगर मुद्रा की पूर्ति निकालनी है तो उसका फॉर्मूला जनरली जो होता है यहाँ पर निकालने के लिए M1 यहाँ पे दिया भी हुआ है, वो होता है C + DD + OD। अगर इतने को अगर हम जोड़ देंगे तो देश के अंदर कितनी मुद्रा वो निकल कर आ जाएगा। अच्छा, मुद्रा को मापने के लिए 3 तरीके हैं। एक तो M1 अप्रोच है जिसमें C ले लेते हैं। C मतलब जनता के पास जितनी भी करेंसी मतलब C, जितना भी लोगों का पैसा बैंक में जमा है, मांग जमा है, डिमांड डिपॉजिट, वो ले लेते हैं DD, और जितना भी RBI के पास अन्य जमाएं हैं OD। इन सबको जोड़ दिया जाए तो देश के अंदर कुल जमाएं निकल कर आ जाती है। इसके अलावा एक M2 भी होता है। M2 क्या होता है, M1 प्लस डाक खानों में बचत खातों, बैंक खातों में जमाएं। M1 प्लस डाक खानों की बचत बैंक खातों में जितनी भी जमा है वो M2 कहलाएगा, ध्यान रखना। एक और तरीका है देश में मुद्रा की पूर्ति निकालने का, M2 सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ लेना। एक है M3 जिसके अंदर M2 प्लस वाणिज्यिक बैंकों के पास शुद्ध सावधि जमा है। अभी शुद्ध सावधि जमाएं क्या होती हैं, इंग्लिश में आपने सुना होगा शायद, फिक्स्ड डिपॉजिट। नहीं सुना तो 1 मिनट वेट करो, नीचे समझाता हूँ डिपॉजिट्स। एक होता है M4 जिसका फॉर्मूला होता है M3 प्लस डाक खानों में जितने पैसे जमा है वो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़कर। तो ये फॉर्मूले याद रख लेना। ज़्यादा फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, ज़्यादा इसमें से काम का कौन सा है बेटा, M1 वाला। ठीक है, तो M1 वाले से पता पड़ेगा मुद्रा की पूर्ति कैसे निकालते हैं। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पेपर में एक बार आ जाती है कि मांग जमाएं क्या होती हैं। एक होता है मांग जमाएं और एक होता है सावधि जमाएं। सावधि जमाएं दोनों में अंतर समझो।
अगर मान लो तुमने आज बैंक में 1000 रुपये जमा करे, ठीक है, फिर अगले दिन 2000 रुपये जमा करे, कितने हो गए 3000 रुपये। फिर नेक्स्ट डे आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, आप जाके कितने रुपए निकाल के आए, 500 रुपये निकाल रहे, आप कितने बजे 2500। तो जब आप पैसे निकालने जाएंगे कि बैंक मुझे पैसे दे दो, तो बैंक आपको कभी पैसे देने से मना नहीं कर सकता। क्यों? उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, मांग जमाएं। मांग जमाएं वे जमाएं होती हैं जिनको मांग करने पर कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है। अब सावधि जमाई क्या होता है? सावधि जमाई का मतलब मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा रुपया पड़ा है 1 लाख रुपए, आपने किसको दे दिए? बैंक को दे दिए, और बैंक से बोला कि इस पैसे को हम 1 साल बाद लेने आएंगे। तो जब आप 1 साल बाद पैसे लेने जाएंगे तो उस पर ब्याज क्या मिलेगा? थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। देखो मांग जमाओं पे जनरली ब्याज मिलता है वो 3% साल का मिलता है, लेकिन इन पर मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो 5 से 6% साल का ब्याज मिलता है। लेकिन इसमें एक वक्त से पहले, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया 1 साल से पहले आप पैसे निकाल सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइम के लिए होती है, 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, ऐसे मतलब अलग अलग ड्यूरेशन है। तो उन ड्यूरेशन के लिए अगर आप पैसा जमा कर देंगे और निकालेंगे नहीं, तो क्योंकि वो पैसा क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो इसलिए इसको फिक्स डिपॉजिट या फिर हिंदी में क्या कहते हैं, सावधि जमाएं बोलते हैं। देखो डेफिनेशन क्या दी है सावधि जमाओं की। सावधि जमाएं वे जमाएं होती है जो निश्चित अवधि के लिए की जाती है, जैसे 1 वर्ष या निश्चित के लिए की जा रही है। सावधि जमाओं निश्चित अवधि जमाओं में जमा करता है जब चाहे मुद्रा नहीं निकलवा सकता। सावधि जमाओं में कभी निकल नहीं सकता, लेकिन अगर आपने मांग जमाएं करी हैं तो आप कभी पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद सावधि जमाएं चेक द्वारा निकाली जाने वाली जमाएं नहीं है, इनको आप चेक से नहीं निकाल सकते। हाँ, मांग जमाओं को आप चेक से निकाल सकते हो। आप चाहो तो इसका अंतर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ सावधि और एक तरफ मांग जमा लिख लेना। एक होता है मुद्रा तथा उच्च शक्ति मुद्रा। क्या होती है? मुद्रा तथा उच्च शक्ति मुद्रा में अंतर। मुद्रा में करेंसी तथा मांग जमा शामिल होती है, जबकि उच्च शक्ति मुद्रा में करेंसी तथा बैंकों में नगद कोष को शामिल किया जाता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मुद्रा तो पता है, लेकिन उच्च शक्ति मुद्रा में क्या होता है, एक तो जितनी भी तुम्हारे पास करेंसी है जिससे तुम लेन देन कर सकते हो, और कैश में नहीं कर सकते हो तो बैंक से कर सकते हो, जिससे लेन देन ज़्यादा हो सकता है, जिससे लेन देन जल्दी होगा, वो उच्च शक्ति मुद्रा के तौर पर कहलाएगी। तो बैंकों का पैसा प्लस कौन सा करेंसी कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे आके मेरे हिसाब से बेटा मनी का चैप्टर, मुद्रा का चैप्टर खत्म होता है 2 पार्ट में। अगर आपको इतना समझ आ रहा है कि यस सर अब मुझे क्लियर हो रहा है, तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दो सर इसके आगे का पार्ट बनाओ बैंकिंग। आपकी अगर इंटरेस्ट होंगे तो मैं उसका पार्ट ही बनाऊंगा, और जो रेस्ट चैप्टर में रह जाएंगे वो भी बता दूंगा हिंदी मीडियम में। लेकिन 2 चीज़ चाहिए, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो ताकि लगे लोगों को यार ये सर ने जो वीडियो बनाई है बेकार नहीं है, सही है। प्लस अपने हिंदी मीडियम का जो दोस्त है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, बस और कुछ नहीं करना, ताकि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कोई वीडियो बना दे करे। हिंदी मीडियम वाले शेयर नहीं करते हैं ना, इस चक्कर में क्या होता है, जिससे देखो वो इंग्लिश मीडियम को कंटेंट बनाता है, हिंदी मीडियम को कोई बनाते ही नहीं है भाई। तो थोड़ी आपकी ज़रूरत है, अगर आप हेल्प कर देंगे तो बन जाएगा। बाकी और कल यूट्यूब रहे ना रहे, हम रहे ना रहें, तो आप मुझे अलग से भी कनेक्ट हो जाइए इंस्टाग्राम पे जाके, इस आईडी को सर्च करके आप मेरे से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट रह सकते हैं। अदरवाइज मुझे तुरंत ही क्या कर दो, व्हाट्सएप पे हाई कर दो, जो भी नोट से रिलेटेड क्वेरी है सारी चीज़ें वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। हम दूसरे तरीके से भी जुड़ जाएंगे। तो अगर इनकेस यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलती है या आप मेरा चैनल सर्च नहीं कर पाते तो हम यहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाइम, बाय बाय।